हम क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का आज नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स एंड होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। ये दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो आपको, उनका जो हैबिटेट है वो आपको हर जगह मिलेंगे। खुश्की में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं। ये हर एनवायरनमेंट में जो है वो मौजूद होते हैं। तो हर एनवायरनमेंट के लिहाज से ये अपनी जो वो है ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको कैसे मेंटेन रखता है, कैसे उसको एक्सक्रीट करता है, कैसे गेन करता है, ये हमारा जो है वो आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले जो प्लांट्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे, दैट इज़ द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स जो हैं, ये हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड द फाइट्स आर रिलेटेड टू प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, यानी फ्रेश वाटर में रहने वाले पौधे हैं। ये फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो ये वाले प्लांट्स जो हैं ये या तो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं, ठीक है, या तो मुकम्मल तरीके से डूबे हुए होते हैं, और अगर मुकम्मल नहीं डूबे होंगे तो पार्शली तो ज़रूर होंगे, मतलब कि आधा हिस्सा इसका प्लांट के पानी के अंदर होगा और आधा हिस्सा प्लांट का जो है वो बाहर होगा। तो इनको पानी की कमी का सामना तो नहीं करना पड़ता ऑब्वियसली, क्योंकि रहते ही पानी के अंदर हैं। लेकिन हाँ, इन्हें जो है वो ज़्यादती हो जाती है इसके अंदर वाटर की, तो उसको एक्सेस वाटर को इनके अंदर रिमूव करवाना, ये जो है वो सबसे बड़ा टास्क है, मेन टास्क इसका ये है। तो ये इसको कैसे करवाता है एक्सेस वाटर को? ये एक्सेस वाटर को जो है वो किस तरह से करवाता है कि इसके जो वो लीव्स होते हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर होते हैं, सरफेस ऑफ वाटर वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उनके अंदर स्टमेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो एक्सक्रीट कर सकें, बाहर निकाल सकें। ये इनके अंदर एक मैकेनिज़्म है। और दूसरा जो होता है, इसके अंदर स्टोमेटा की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा रूट जो है वो अंदर तक इनकी नहीं फैली हुई होती, ठीक है। और ये जो इसकी मेन करैक्टरिस्टिक है, ये इसको वाटर की जो ज़्यादती है उसको फेस करने में जो है वो मदद देता है। फिर दूसरे वाले जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं जी? ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कौन से होते हैं? ये वो वाले प्लांट्स हैं जो ज़्यादातर डेजर्ट में रहते हैं, यानी खुश्की, सख्त तरीन खुश्की में रहने वाले ये प्लांट्स होते हैं। और ये अपने इन्वायरमेंट के मुकाबले में कैसे सर्वाइव करते हैं? ड्राई इन्वायरमेंट होता है तो इनके ऊपर ना क्यूटिकल की एक लेयर होती है। क्यूटिकल क्या है? ये एक वैक्स की तय होती है जिसने इसकी कवर किया हुआ होता है होल प्लांट को, पूरे के पूरे प्लांट को जो है इसने कवर किया होता है। क्यों किया होता है? ताकि जो है रेजिस्ट कर सके ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि ये ज़्यादा पानी को बाहर नहीं जाने देता, उसको रेजिस्ट करता है। उसके बाद जो है इसके अलावा इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो भी लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। इनकी तादाद भी इनके अंदर कम होती है ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, ज़मीन के अंदर तक गई होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ये खींच के ऊपर ले के आ सके। इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर एक और वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मौजूद है, वो ये है कि इनके कुछ ख़ास सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है, एक्स्ट्रा वाटर स्टोर कर लेता है उसके अंदर, और फिर उसको जो है ये फ्यूचर में, मतलब जब भी इसको यूज़ करे उस क्वांटिटी को इस्तेमाल करता रहता है। ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं सक्सेलेंट ऑर्गन्स।
और इसकी एक एग्जांपल जो है वो है कैक्टस, जिसको आपने देखा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं, तो वो एक एग्जांपल है ज़ीरोफाइट की। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द हेलोफाइट्स। ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि सी एनवायरनमेंट में रहने वाले होते हैं, ठीक है। अब इनको बहुत बड़ी एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो क्या है? सॉल्ट। समंदर के पानी में नमक होता है, सॉल्ट और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है, तो इनकी सबसे बड़ी जो फेस करनी पड़ती है इन्हें प्रॉब्लम, वो है सॉल्ट के कंसनट्रेशन को। अब ये इससे निपटने के लिए क्या करते हैं? आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है क्लास 9 के अंदर भी, अगर आपको याद हो, डिफ्यूजन पढ़ी थी हमने, उसके बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ी थी, उसके बाद हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए प्लांट जो है लिक्विड जो है वो सेल के अंदर और बाहर जो है वो मूव करता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता था? ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। इसके अंदर ऑस्मोसिस के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन को जहन में रखा जाता है, फ्रॉम हायर लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो अगेन से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है और इसके अंदर ATP भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है प्लांट्स के अंदर कि इनका जो वैक्यूल है, प्लांट के सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, पता है न्यूक्लियस इसका साइड पे होता है। इस वैक्यूल के अंदर ये पहले तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए साल्ट्स मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर साल्ट ज़्यादा है, अंदर साल्ट कम है, तो बाहर से जो है वो अंदर पानी से साल्ट अंदर वैक्यूल के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं। उसके बाद जब थोड़ी मिकदार इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, यानी कंसनट्रेट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये क्या करता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू जो है मूवमेंट होती है, लेकिन उसके बाद जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट आ जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि फिर ये बाहर, अब अंदर जो है वो ज़्यादा हो गया है साल्ट, बाहर कम हो गया है। अब बाहर समंदर पूरे को नहीं देखना, हमने सिर्फ उतना देखना जितना इस सेल के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में साल्ट मौजूद है, तो वहाँ पे बाहर कम हो गया, अंदर ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के ज़रिए ये क्या करेगा? और मज़ीद साल्ट को इसके अंदर इकट्ठा करेगा और यहाँ पर एक सैप बना देगा, ठीक है। सैप जो होगा वो कंसनट्रेटेड सैप है, यानी साल्ट की कंसनट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको यहाँ पे इकट्ठा करवा देगा। और फिर क्या होगा कि फिर ऑस्मोसिस का प्रोसेस आएगा। मैं दोबारा इसके बारे में बात करूँ, पहले डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए वैक्यूल के अंदर साल्ट जमा होगा और फिर उस साल्ट वो काफ़ी कंसनट्रेटेड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि अब डिफ्यूजन का प्रोसेस काम नहीं करेगा, क्योंकि बाहर कंसनट्रेशन कम हो चुकी है, अंदर ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से कम से ज़्यादा की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लागू होगी, वो काम करेगी। और उसके जब यहाँ पे कंसनट्रेटेड से गाढ़ा सा सैप नमक का महलूल इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि वाटर जो है वो फ्रॉम लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसनट्रेशन मूव करना शुरू कर देगा, यानी यहाँ पे हाई थी साल्ट की और बाहर जो है वो लो है, तो यहाँ से ये यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाएगी और इस तरह से ये अपनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेगा। और फिर एक्स्ट्रा वाटर से जान छुड़वानी होगी, इसने ये निकालना होगा, तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये अपना सैप को जो है वो डाइल्यूट करवा देगा और दोबारा से जो वाटर है वो फिर लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ बाहर की तरफ मूवमेंट कर लेगा। तो इस तरह से जो प्लांट्स के जो तीनों कैटेगरीज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो होमोस्टेसिस है हमारे अंदर वो किन किन चीज़ों की होती है? हमारे अंदर हम जिन चीज़ों की होमोस्टेसिस होती है उसके साथ साथ जो ऑर्गन्स उसके अंदर काम करते हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहला जो है दैट इज़ लंग्स, ठीक है। ये लंग्स क्या करवाता है? ये हमारे अंदर गैसेस को बैलेंस करवाता है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंस में हमारा काम करता है।
दूसरी है स्किन, ठीक है। ये क्या करती है, ये तो एक्सेस वाटर उसके साथ साल्ट्स को स्वेटिंग की सूरत में निकाल देती है, ठीक है। और इसके साथ क्या काम करती है, टेम्परेचर जो है बॉडी का वो बैलेंस करती है, बैलेंस बॉडी टेम्परेचर कैसे करती है ये भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो हमारा थर्ड ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस में काम करता है, दैट इज़ द किडनी। और ये भी वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को बॉडी में बैलेंस करवाती है और यूरिन की सूरत में जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट है उसको रिमूव करवा देती है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक स्किन के बारे में और लंग्स के बारे में, और जो हमारा किडनी का टॉपिक है वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्किन के बारे में देख लेते हैं। स्किन हमारी क्या है कि हमारी जो स्किन होती है इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। इसकी दो लेयर हैं, एक है बाहर वाली जो है दैट इज़ एपिडर्मिस और ये प्रोटेक्शन देती है, और दूसरी है डर्मिस। डर्मिस सेकेंड लेयर है। इस डर्मिस के अंदर ही आपकी ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, यानी अगर आपको यहाँ चोट लगे तो ही आपका ब्लड भी बाहर निकलता है। और दूसरे नंबर पे जो आपके बालों की ग्रोथ होती है उसकी जो जड़ें हैं वो भी डर्मिस के अंदर हैं। इसके अलावा जो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीने के ग्लैंड्स हैं, उसके भी यहीं पे हैं। और इसके बाद जो सीबम होता है, ठीक है, सीबम हमारी बॉडी में जो है वो पैदा होता है, तो वो भी जो है उसके ग्लैंड्स भी जो यहीं पे होता है। ऑयल वगैरह के भी आपने नोट किया होगा कि कुछ देर ही बाद जब जैसे पसीना आना शुरू होता है उसके बाद जो है हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो वो ऑयल के ग्लैंड्स भी जो है वो वहीं पे मौजूद होते हैं। अब स्किन क्या काम करती है और कैसे ये काम करती है। स्किन जो है ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, बॉडी टेम्परेचर कैसे करती है। जब विंटर सीज़न आता है तो डर्मिस के अंदर ना फैट की लेयर है और उस लेयर के ऊपर ही हमारे हेयर जो है वो जो छोटे बाल हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो जब ठंड ज़्यादा होती है या ये बॉडी फील करती है खतरा, तो क्या होता है कि हमारे ये जो रोंगटे हैं, बाल हैं, ये खड़े हो जाते हैं, जिनको हम रोंगटों का खड़े होना कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक ना कंबल सा बन जाता है, स्किन के इर्द गिर्द ब्लैंकेट बन जाता है, और वो फिर एक्स्ट्रा जो हीट है बॉडी के अंदर से उसको बाहर नहीं आने देता, और बाहर से जो सर्दी है उसको भी अंदर जाने से जो है वो रोकता है। तो एक तो ये काम करता है कि एक वार्म सा जो है वो थिक सा ब्लैंकेट बना देता है, और दूसरी बात जो है इसी तरह से स्किन हमें कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे देता है कि जब आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आजकल मौसम है, तो स्वेटिंग होती है, तो समर में ये क्या काम करता है कि स्वेटिंग करवाता है। अब जब पसीना आता है आपको, असल में ये जो बाहर गर्मी है ना ये इतनी ज़्यादा है कि आपकी स्किन को जला भी सकती है। अक्सर आप देखोगे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 30-40 प्लस को जो है ये क्रॉस कर जाता है, तो हमारी स्किन जल सकती है, क्योंकि हम जो है वो अच्छा कंडक्टर है हीट का। तो ये हमें जो पसीना आता है ये अल्लाह की तरफ से नेमत है कि हमारी स्किन को जो है वो नम रखती है। फिर उसके बाद आपने ये भी बात नोट की होगी कि जैसे हमें बहुत पसीना आया और उसके बाद हम पंखे के नीचे बैठें तो यहाँ हवा का झोंका आए तो हमें जो है वो मतलब अच्छा फील होता है, ठंड लगती है, ठंडक का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। तो इस तरह से जो स्किन जो है वो हमारी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है विंटर में भी और समर में भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लंग्स। तो लंग्स के बारे में जो है वो हम काफ़ी डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। उसका स्ट्रक्चर भी हमने वहाँ पे देख लिया था। फिर उसके बाद किस तरह से हार्ट से जो है वो वेजल्स आती हैं, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, और वहाँ से कैपिलरीज में चेंज हो जाती है, और फिर वहाँ से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट के पास वापस ले जाती है, और फिर ये चक्कर वापस चलता रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और नेक्स्ट में हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।